Hello students, today we'll start third part of Age of Industrialization, and in this part we'll study about industrialization in the colonies. Industrialization in the colonies. What are the colonies? Colonies were the specific areas, countries or parts of territories which were controlled by other countries. जैसे ब्रिटिश कंट्रोल्ड इंडिया, तो इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। हमने अभी तक पढ़ा कि यूरोप में किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। शुरुआत इंग्लैंड में हुई, उसके बाद में यूरोप में किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन फैला, मशीन्स वर इन्वेंटेड। अब हम पढ़ेंगे इंडिया में, क्योंकि कॉलोनीज में सबसे पहले आता है इंडिया। नाउ विल स्टडी अबाउट हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन इमर्ज्ड इन इंडिया। शुरू से चलते हैं। 3.1 द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। इंडियन टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल मतलब होता है क्लॉथ, कपड़ा। आफ्टर वोवन द टेक्सटाइल्स वर प्रिपेयर्ड इन इंडिया। इंडियन टेक्सटाइल जो था इट वॉज इन ग्रेट डिमांड बिकॉज इन इंडिया फाइनर वेराइटीज ऑफ कॉटन वॉज फाउंड। क्लियर? फाइनर वेराइटीज ऑफ कॉटन केम फ्रॉम इंडिया इन द इंटरनेशनल मार्केट। जब इंडस्ट्रीज नहीं आई थी मशीन्स इन्वेंटेड होने से पहले, तो बिफोर मैकेनिकल इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडियन सिल्क cotton goods dominated the international market. It means till the end of the 18th century and the beginning of the 19th century, Indian goods, silk and cotton goods and along with textiles were in great demands. इनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कोर्सर कॉटन तो बहुत सारी कंट्रीज से आता था, लेकिन फाइनर वेराइटीज ऑफ कॉटन ओनली केम फ्रॉम इंडिया, तो इसलिए ये बहुत बड़ी डिमांड में था। अब बात आती है कि किस तरह से इंडियन टेक्सटाइल और इंडियन जो गुड्स थी वो ट्रेड के थ्रू लेके जाते थे। पर्शियन एंड आर्मेनियन मर्चेंट्स कैरीड इंडियन गुड्स फ्रॉम पंजाब से अफगानिस्तान, पंजाब टू अफगानिस्तान एंड आफ्टर दैट ईस्टर्न पर्सिया एंड देन टू सेंट्रल एशिया। और फिर उसके बाद में इसी तरह से सी रूट से वेस्टर्न मार्केट्स में, वेस्टर्न कंट्रीज में और यूरोप में हमारा सामान जाता था। सो दिस वाज द ट्रेड लिंक, राइट, फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज। अब इसमें सबसे पहला आता है कि कौन सी ऐसी पोर्ट्स थी तो टू होल्ड दिस ट्रेड। प्री कॉलोनियल पोर्ट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन प्री कॉलोनियल पोर्ट्स में कौन कौन सी इंपोर्टेंट थी? सबसे पहले सूरत और मछलीपट्टनम एंड हुगली। ये तीन पोर्ट्स आपको याद रखनी है, पुरानी पोर्ट्स थी। पोर्ट आप समझते हैं, राइट? पोर्ट मींस वेयर द शिप्स मींस स्टे एंड द लगेज एंड द गुड्स आर लोडेड एंड अपलोडेड, राइट? तो ये जो है पोर्ट थी सी रूट। सूरत कनेक्टेड through the sea route India. Surat was on Gujarat coast, right? Still it is there. Gulf and Red Sea ports, यानी कि सूरत जो है वो गल्फ और रेड सी पोर्ट्स से जोड़ता था। इसी तरह से मछलीपट्टनम ये कोरोमंडल कोस्ट पे था, हुगली बंगाल में था। ये दोनों ही पोर्ट्स हैं, ये साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट से इंडिया को कनेक्ट करते थे। इस तरह से इंडियन ट्रेड को जो है रूल किया जाता था। इट मींस इंडियन ट्रेड वाज देयर विद द अदर कंट्रीज। बेल्स ऑफ टेक्सटाइल्स वर कैरीड ऑन कैमल बैक्स, राइट, एंड थ्रू द रूट्स ऑफ वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। लाइक आज जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, यहां से होते हुए और अरेबियन कंट्री से होते हुए सेंट्रल एशिया तक जो है हमारा सामान जाता था और यूरोप में भी वो सामान जाता था। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से इंडियन जो टेक्सटाइल था उसकी डिमांड थी और हाउ द इंडियन टेक्सटाइल्स एंड इंडियन गुड्स वर कैरीड बाय द मर्चेंट्स, स्पेशली आर्मेनियन एंड पर्शियन मर्चेंट्स। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज द नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड इन इंडिया। जैसे
हमने पढ़ा कि इंडियन जो टेक्सटाइल है और इंडियन गुड्स जो थी वो किस तरह से इंडिया से और वेस्टर्न मार्केट में जाती थी, लेकिन इंडिया में इसका इंटरनल ट्रेड था, राइट। हाउ द प्रोडक्ट्स मीन्स द गुड्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क वर कैरीड बाय द मर्चेंट्स टू द पोर्ट टाउन्स, क्लियर। सो इन दिस नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड various kinds of Indian merchants and bankers were involved. Those people who used to finance the trade, clear, and used to play very important role and vital role in the internal trade, clear. Supply merchants होते थे, तो supply merchants connected, they were connected with the inland regions जहां पे सामान बनाया जाता था, राइट। यहाँ पे वीवर्स होते थे जो क्लॉथ को वीव करते थे, इसी तरह से स्पिनिंग वाले स्पिन करते थे। तो टेक्सटाइल्स वाज प्रिपेयर्ड इन द इनलैंड रीजन्स, इन द विलेजेस, राइट। एंड सप्लाई मर्चेंट्स आल्सो कनेक्टेड विद द पोर्ट टाउन्स। पोर्ट टाउन्स फॉर एग्जांपल हमने बात की सूरत की, हमने बात की मछलीपट्टनम, हुगली, इस तरह के पोर्ट टाउन्स होते थे जहां पे विदेशी मर्चेंट्स आते थे और वहीं से सामान लेके वापस चले जाते थे। विदेशी मर्चेंट, उससे पहले जो फॉरेन मर्चेंट्स थे या कंपनी के मर्चेंट्स थे वो इनलैंड रीजन में नहीं आते थे, राइट। इनलैंड रीजन में कौन था? सप्लाई मर्चेंट, जो इंडिया के ही होते थे। तो इंडियन सप्लाई मर्चेंट्स क्या करते थे, वो इनलैंड रीजन से सामान लेकर और पोर्ट टाउन्स तक पहुंचाते थे। पोर्ट्स पे वहां पे ब्रोकर्स होते थे जो फॉरेन मर्चेंट्स के साथ में बार्गेनिंग करते थे और इस तरह से इंडियन ट्रेड सिस्टम चलता था। दिस वाज द नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड इन इंडिया। तो अब इसमें 1750s के बाद, आफ्टर 1750s, राइट, दिस नेटवर्क वाज ब्रोकन और ब्रेकिंग डाउन वाज देयर इन आफ्टर 1750s। मतलब 1750 के दशक के बाद में, डिकेड के बाद में इसके अंदर ब्रेकिंग आ गया, राइट। दिस नेटवर्क वाज ब्रोकन, कैसे? बाय द कंपनीज। कौन सी कंपनीज? यूरोपियन कंपनीज। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ विल डिस्कस बाय द 1750s द इंडियन ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड नेटवर्क वाज ब्रेकिंग डाउन। व्हाई? व्हाट वर द कॉजेस? क्या रीजन था कि जो इंडियन एक्सपोर्ट ट्रेड था वो पूरी तरह से टूट गया? उसकी एक मेन जो वजह थी, द मेन रीजन वाज अबाउट यूरोपियन कंपनीज। यूरोपियन कंपनीज ने धीरे धीरे मतलब पावर गेन की। द यूरोपियन कंपनीज गेन्ड पावर ग्रेजुअली। क्या हुआ था कि सबसे पहले तो उन्होंने लोकल कोर्ट मीन्स जो इंडियन राजा महाराजा होते थे उनसे पहले उन्होंने कंसेशन लिया, ठीक है। कुछ ट्रेड में थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने रिलैक्सेशन लिया और उसके बाद में मोनोपोली राइट्स लेना शुरू कर दिया। मोनोपोली राइट्स का मतलब होता है कि सिर्फ जिस कंपनी के पास मोनोपोली राइट है ओनली वही कंपनी वहां पे ट्रेड कर सकती है और सप्लाई वहां से ले सकती है। तो इन दिस वे वी कैन से दैट यूरोपियन कंपनीज ग्रेजुअली गेन पावर एंड आफ्टर दैट दे टूक द कंसेशंस फ्रॉम द लोकल कोर्ट्स एंड देन मोनोपोली राइट्स। और इसके बाद में फिर क्या हुआ, जो ओल्ड पोर्ट्स थे सूरत एंड हुगली, वी डिस्कस्ड बिफोर अ शॉर्ट व्हाइल, सूरत एंड हुगली ये ओल्ड पोर्ट्स थे, ये डिक्लाइन हो गए। मतलब ये पुराने पोर्ट्स थे, सूरत, हुगली, मछलीपट्टनम। यहां से तो इंडियन जो ट्रेडर्स थे, इंडियन जो सप्लाई मर्चेंट्स थे, वो लोग कंट्रोल करते थे ट्रेड। सो इन दिस वे वी डिस्कस दैट यूरोपियन कंपनीज ग्रेजुअली गेन पावर एंड आफ्टर दैट थ्रू द कंसेशंस एंड फ्रॉम द लोकल कोर्ट्स एंड देन मोनोपोली राइट्स। इन दिस वे द डिक्लेरेशन ऑफ ओल्ड पोर्ट्स सूरत एंड हुगली, क्योंकि सूरत एंड हुगली जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंडियन जो ट्रेडर्स और सप्लाई मर्चेंट्स थे वो कंट्रोल करते थे। अब जो यूरोपियन कंपनीज है उन्होंने उन पोर्ट्स को छोड़ के और नए पोर्ट्स अपने सेंटर बना लिए। ये नए पोर्ट्स कौन से थे? फॉर एग्जांपल बॉम्बे एंड कैलकाटा, ये नए पोर्ट्स थे। दीज वर द सेंटर्स ऑफ द यूरोपियन companies. In this way European companies started to get the supply of the products, right, and they controlled the Indian export trade. जो पहले सप्लाई मर्चेंट्स ऑफ इंडिया मतलब इंडियन सप्लाई मर्चेंट्स के हाथ में था, अब यूरोपियन कंपनीज के हाथ में आ गया। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सबसे पहले हमने बात की थी कि इंडियन जो गुड्स थे, प्रोडक्ट्स थे, वो किस तरह से सप्लाई होते थे।
कौन कौन से गुड्स इंपोर्टेंट थे, टेक्सटाइल किस तरह से डोमिनेटिंग कर रहा था इंटरनेशनल मार्केट को। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो इंडियन ट्रेड है वो किस तरह से सप्लाई मर्चेंट्स कंट्रोल कर रहे थे, इंडियन सप्लाई मर्चेंट्स। एंड देन वी हैव डिस्कस्ड दैट बाय द 1750s इंडियन ट्रेड नेटवर्क वाज ब्रेकिंग डाउन बाय द यूरोपियन कंपनीज। अब डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक को, 3.2 the next topic, what happened to weavers. In this topic we'll study that how the British East India Company controlled over the trade and then controlled the weavers। ठीक है, तो weavers को किस तरह से दिक्कतें आई वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले they had to compete earlier 1760s और 1770s में जब उन्होंने पॉलिटिकल पावर गेन की। यू रिमेंबर अबाउट द प्लासी वॉर 1757, कई बार एक क्वेश्चन आता है प्लासी वॉर 1757, बक्सर वॉर 1764। तो इसके बाद प्लासी वॉर के बाद तो उनको लिटिल बिट पॉलिटिकल पावर दे कंट्रोल्ड विद द पपेट बंगाल मींस बंगाल एंड आफ्टर दैट इन 1764 they got the Diwani rights and then they controlled political power and economic power both। तो उससे पहले उनके पास उनको बहुत ज्यादा कॉम्पीट करना पड़ता था। कितनी ज्यादा कंपटीशन उनके सामने फ्रेंच थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देन डच कंपनी, पोर्टुगीज और कुछ लोकल ट्रेडर्स, ठीक है, सप्लाई मर्चेंट जो होते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को उनके साथ में कम्पीट करना पड़ता था, कंपटीशन करना पड़ता था एंड हार्डली दे यूज्ड टू गेट द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो उनको सप्लाई लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। अब उन्होंने क्या किया, दे डेवलप्ड आफ्टर गेटिंग द पॉलिटिकल पावर, ठीक है। तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बंगाल नवाब कंट्रोल में आ गया, उसके बाद में उन्होंने दीवानी राइट्स भी ले लिए एंड देन दे डेवलप्ड द न्यू सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। किस तरह का मैनेजमेंट किया कि हमें सप्लाई ज्यादा से ज्यादा कैसे लेनी चाहिए और किस तरह से अच्छी सप्लाई और ज्यादा सप्लाई मिले। तो इसके लिए उन्होंने 2 स्टेप्स उठाए, बड़े 2 स्टेप्स है। नंबर 1, अपॉइंटमेंट ऑफ गोमास्तास। गोमास्तास वर द पेड सर्वेंट्स ऑफ द ब्रिटिश। आपको याद रखना है गोमास्तास कौन थे, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा अपॉइंट किए गए पेड सर्वेंट्स थे। तो गोमास्तास वर द पेड सर्वेंट्स अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये क्या करते थे, व्हाट वर द फंक्शंस ऑफ गोमास्तास। गोमास्तास यूज्ड टू सुपरवाइज द वीवर्स, वीवर्स को सुपरवाइज करते थे वो किस तरह से काम कर रहे हैं, राइट। दे यूज्ड टू गेट द प्रॉपर सप्लाई, रेगुलर सप्लाई, और रेगुलर सप्लाई लेने के लिए भी एंड देन एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, कि वीवर्स जो है वो किस तरह का रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं और वो किस अच्छी क्वालिटी का है या खराब क्वालिटी का है। ये भी वो जो है गोमास्तास क्या करते थे, ये सारे काम करते थे। दीज वर द फंक्शंस ऑफ गोमास्तास। दूसरा जो स्टेप था, एडवांसेस एंड लोन्स। ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया कि वीवर्स को एडवांस देना शुरू कर दिया। अब वो वीवर्स होता है जो वीविंग का काम करता है, थ्रेड से टेक्सटाइल बनाता है, ठीक है, वीव करके। तो वो वीवर्स जो जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन भी होती थी, वो अपनी जमीन पे कुछ खेती करते थे और कुछ वीविंग का काम करके, और पहले वो बार्गेनिंग भी कर सकते थे, लेकिन अब वो बार्गेनिंग नहीं कर सकते थे। तो क्यों, क्योंकि उनको एडवांस और लोन मिलना शुरू हो गया था। तो अब क्या हुआ कि ब्रिटिश कंपनी ने उनको जब एडवांस देना शुरू किया और लोन के फॉर्म में जब उनको पैसा देना शुरू किया, तो उन्होंने सोचा कि वी कैन अर्न मच एंड मोर मनी। तो ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में उन्होंने एडवांस लेना शुरू कर दिया कंपनी से। एडवांस लेने के बाद वो बाउंड हो गए कि जिससे एडवांस लिया उसी को ही सामान अब उनको देना पड़ता था। एंड इन द सेम वे आफ्टर गेटिंग द लोन दे हैड टू फोकस ऑन वीविंग। अब वो पूरी फैमिली के साथ में वीविंग के काम में लगे रहते थे और ज्यादातर वीवर्स ने अपने जो छोटे स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड थे वो लीज पे दे दिए, राइट। तो इन दिस वे दे गॉट द एडवांसेस एंड लोन्स एंड आफ्टर दैट दे हैड टू सप्लाई द वोवन क्लॉथेस ओनली टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू द गोमास्तास। तो ये 2 स्टेप थे जिसकी वजह से पूरी तरह से यूरोपियन कंपनी ने सप्लाई को कंट्रोल कर लिया था। अब देखते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, राइट। व्हाट वाज द इंपैक्ट। सबसे बड़ा जो इंपैक्ट आया वो था क्लैशेस बिटवीन गोमास्तास एंड वीवर्स। वीवर्स जो थे उनके बीच में और गोमास्तास के बीच में क्लैशेस होने लगे, झगड़े लड़ाइयां होने लगी। और क्योंकि गोमास्तास जो थे दे केम विद द सेपॉइज, टाइम अगर थोड़ा सा भी लेट वीवर्स हो जाते थे सप्लाई देने में, तो गोमास्तास उनके साथ में
बहुत ज्यादा क्रूएल बिहेवियर करते थे, वो सिपाही के साथ में आते थे और वीवर्स को यहां तक कि पीटते भी थे। तो इस तरह से देयर वर वेरी बैड रिलेशंस बिटवीन द गोमास्ताज एंड वीवर्स, जिसकी वजह से वीवर्स ने वीविंग का काम छोड़ना शुरू कर दिया एंड दे माइग्रेटेड फ्रॉम अदर प्लेसेस, राइट, दे लेफ्ट द वर्क ऑफ वीविंग। इस तरह की भी दिक्कतें उस समय वीवर्स के साथ में थी। इससे पहले क्या होता था, जो सप्लाई मर्चेंट्स होते थे देवर इंडियंस, राइट, सप्लाई मर्चेंट्स जो होते थे वो लगभग उसी गांव के होते थे जहां पे वीवर्स रहते थे। तो उनका सप्लाई मर्चेंट्स का और वीवर्स का रिलेशन बड़ा अच्छा था उस समय, एंड कोऑपरेटिव बिहेवियर आल्सो वाज देयर विद द वीवर्स, राइट, ऑफ सप्लाई मर्चेंट्स। बट अब ऐसा नहीं था। तो ये था इसका इंपैक्ट, आपको समझ में आ गया होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले कंपीट करना पड़ता था, उसके बाद हमने पढ़ा उन्होंने नया सिस्टम डेवलपमेंट जो डेवलप्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें 2 स्टेप उन्होंने उठाए, गोमास्ताज, अपॉइंटमेंट ऑफ गोमास्ताज एंड एडवांसेस एंड लोन्स, एंड आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट द इंपैक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। 3.3 मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। How did Manchester come to India? Manchester means it was the center of cotton textile production in England. Manchester comes to India means the products of Manchester, the cotton made products of Manchester came to Indian market. How did this happen? Let's discuss. किस तरह से मैनचेस्टर में बना हुआ कॉटन टेक्सटाइल इंडियन मार्केट में आया, जबकि पहले हमने पढ़ा कि इंडियन कॉटन टेक्सटाइल वाज इन अ ग्रेट डिमांड इन द इंटरनेशनल मार्केट इंक्लूडिंग वेस्टर्न मार्केट्स इंक्लूडिंग यूरोप, राइट। तो यूरोप में जब इंडियन टेक्सटाइल की इतनी बड़ी डिमांड थी, लेकिन उसके बावजूद फिर ये कैसे हुआ कि मैनचेस्टर से बना हुआ कपड़ा इंडियन मार्केट में आ गया? सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट को। हेनरी पेटुलो जो है एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, राइट, उन्होंने 1772 में एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल्स कुड नेवर रिड्यूस। इसका मतलब उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल को इतना ज्यादा इंपोर्टेंट बताया, इतना ज्यादा वैल्यूएबल बताया कि उन्होंने कहा कि इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड जो है वो कभी भी कम नहीं हो सकती, चाहे वो यूरोप की बात है या फिर बाकी कंट्रीज की बात है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, अगर हम 19th सेंचुरी की शुरुआत की बात करें, 1810 और 1820 की बात करें, तो इंडियन टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट था वो बहुत ज्यादा डिक्लाइंड हो गया, मतलब गिर गया। इट मींस द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स गुड्स, राइट, डिक्लाइंड इन द एक्सपोर्ट। ये कैसे हुआ? अगर हम एक एग्जांपल देखें तो 1811-12 में 33% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट वाज देयर ऑफ पीस गुड्स, 33%, राइट, बट इट वाज डिक्लाइंड टू 3% इन 1850-51। मात्र 40 साल के अंदर ये पूरा का पूरा जो है 10 से भी ज्यादा परसेंट ये गिर गया, कहां 33% से और 3% पे आ गया। ये कैसे हुआ? इट मींस टिल नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट द डिमांड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल केम डाउन और डिक्लाइंड, यानी कि जो इंडियन टेक्सटाइल की जो डिमांड थी वो अब कम हो चुकी थी। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये डिस्कस करते हैं यहां पे। हाउ दिस हैपेंड। सबसे पहले हम यहां पे 2 कॉजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, इंडियन टेक्सटाइल की जो डिमांड है वो क्यों घट गई। 2 कॉजेस थे। पहला, इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन इंडियन टेक्सटाइल्स। ब्रिटेन में उस समय कॉटन टेक्सटाइल बनाने वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, राइट, उनको इंडियन टेक्सटाइल से बहुत ज्यादा कंपटीशन करना पड़ रहा था, एंड दे हैड द फियर दैट दिस कंपटीशन वुड कोलैप्स देयर ट्रेड और देयर इंडस्ट्रीज। तो उन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला, दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट कि इंडियन टेक्सटाइल पे आप इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाओ, टैक्सेस बढ़ाओ, ताकि हमारा जो टेक्सटाइल है वो हमारी मार्केट में बिक सके। इसलिए सरकार ने क्या किया, वहां पे इंडियन टेक्सटाइल पे इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी। जब इंडियन टेक्सटाइल पे इंपोर्ट ड्यूटीज लग गई तो इंडियन टेक्सटाइल कैसा हो गया, महंगा हो गया, इट बिकेम कॉस्टली। और जब ये कॉस्टली हुआ तो ब्रिटेन में बने हुए मशीनों से बने हुए कॉटन टेक्सटाइल से इसकी बिक्री कम हो गई, राइट, और ब्रिटेन में बना हुआ कपड़ा ज्यादा बिकने लगा। पहली चीज ये थी। दूसरा कॉज, ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट। आपको पता है कि इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। यहां से, और जैसे हमने डिस्कस किया
इससे पहले कि इन इंडिया द फाइनर वेराइटीज ऑफ कॉटन वाज फाउंड, रॉ कॉटन। तो ब्रिटिश का कंट्रोल होने के बाद उन्होंने यहां से बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कॉटन बहुत ही सस्ते रेट्स में खरीदा। दे परचेज्ड एंड दे कैरीड दिस रॉ कॉटन टू द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। ब्रिटेन के अंदर जो कॉटन इंडस्ट्री थी वहां पे उसको लेके गए और तो उन्होंने उस अच्छी क्वालिटी के कॉटन से कपड़ा बनाया और वो कपड़ा बना के इंडियन मार्केट में ले आए ब्रिटिश, राइट। यहीं से रॉ कॉटन ले गए, उस कॉटन का उन्होंने टेक्सटाइल बनाया एंड दे कैरिड बैक टू इंडियन मार्केट। और जो इंडिया में बना हुआ टेक्सटाइल था वो मशीनों से बना हुआ टेक्सटाइल लेके आए थे, तो इंडियन टेक्सटाइल से दिखने में भी अच्छा था और क्वालिटी भी उसकी अच्छी दिखती थी। इसलिए ब्रिटिश गुड्स केम इन द इंडियन मार्केट दैट लेड टू द डिक्लिनेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। जैसे हम यहां पे एग्जांपल देख सकते हैं कि ब्रिटेन से आने वाले प्रोडक्ट्स में अगर हम देखें तो 1850 के अंदर 31% था ये, राइट। और 1870s में यानी कि अराउंड 20 इयर्स, 20 साल में 50% हो गया। इट मींस ब्रिटिश गुड्स केम टू द इंडियन मार्केट, जिस वजह से हम देखते हैं इंडियन टेक्सटाइल्स डिक्लाइन, राइट। इट्स डिमांड वाज डिक्लाइन। नाउ द प्रॉब्लम्स ऑफ वीवर्स। वीवर्स के सामने कौन सी प्रॉब्लम्स आई? What were the problems in front of viewers? सबसे पहला उनका काम जो है वो काफी कम हो गया, काम बंद हो गया और they became unemployed। क्यों? क्योंकि अब मशीनों से बना हुआ टेक्सटाइल आने लगा, मैनचेस्टर से बना हुआ टेक्सटाइल आने लगा। तो यहां जो वीवर्स थे, जो वोवन करते थे, क्लॉथ्स को टेक्सटाइल बनाते थे, उनका काम बंद हो गया, they became unemployed। दूसरा, उनका जो कपड़ा था बनाया हुआ वो मशीनों के कपड़े का मुकाबला नहीं कर पाया क्योंकि वो दिखने में भी उससे मशीनों का कपड़ा अच्छा था और उसका जो प्राइस था वो भी कम होता था। थर्ड रीजन वाज दैट वीवर्स कुड नॉट गेट द गुड क्वालिटी ऑफ रॉ कॉटन। अच्छी क्वालिटी का रॉ कॉटन जो था वो ब्रिटिश लेके चले जाते थे फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, और इंडियन वीवर्स कुड नॉट गेट द गुड क्वालिटी ऑफ रॉ कॉटन। तो जब उनको अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? तो ये उनके सामने दिक्कत थी। तो इस तरह से इंडियन वीवर जो थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। एंड इन दिस वे वी कैन सी दैट इंडियन टेक्सटाइल्स डिमांड डिक्लाइंड, इंडियन टेक्सटाइल्स डिक्लाइंड एंड वीवर्स आल्सो देयर वर्क आल्सो वाज collapsed, right? So in this topic till now we have studied the following concepts. I hope that you understood. आपको समझ में जरूर आया होगा और अगर कुछ पूछना है तो आपको कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।